हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो इंग्लिश लिटरेचर से किस तरीके से रिलेटेड है, इसका क्या प्रभाव पड़ा इंग्लिश लिटरेचर पे और इसके क्या क्या कारण हैं। इन टॉपिक को कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आप लोग के सिलेबस में फ्रेंच रेवोल्यूशन है तो कन्फर्म ये वाली वीडियो जो है आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ये नोट्स जो है हम रेडी किए हुए हैं 6-7 पेज का। अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आप नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो। नोट्स छोटा करना हो तो कुछ लाइन कुछ स्टांजा रिमूव कर देना, और नोट्स बड़ा करना हो तो इसमें कुछ ऐड कर लेना। तो ये थोड़ा बहुत चेंजेस ना आप नोट्स में अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और हम नोट्स का लैंग्वेज कोशिश किए हुए कि काफ़ी ईजी रखें ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए और याद भी आसानी से हो जाए। तो अगर ये वाली वीडियो आप लोग के सिलेबस की है, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। The French Revolution, which occurred between 1789 and 1799, had a significant impact on the development of English literature. मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हिंदी में हम लोग फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति जो कि घटित हुआ 1789 से लेके 1799 के बीच। याद रखिएगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है लगभग 10 साल तक चला था, जो कि शुरू 1789 में हुआ और खत्म 1719 में हुआ। ठीक है। हैड ए सिग्निफिकेंट, इट मीन्स इसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलता है इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट पे। इट मीन्स इंग्लिश लिटरेचर के विकास पे। द आइडियाज ऑफ द रेवोल्यूशन, इट मीन्स जो आइडियाज था, विचार था रेवोल्यूशन का, सच एज जैसे कि लिबर्टी, इट मीन्स हो जाता है स्वतंत्रता, फ्रीडम, इक्वालिटी, इट मीन्स समानता, एंड फ्रेटर्निटी, इट मीन्स बंधुत्व या भाईचारा कह सकते हैं। वे आर हाईली इन्फ्लुएंशियल अमंग इंग्लिश राइटर्स ऑफ द टाइम। तो उस समय के जो इंग्लिश राइटर्स थे, अंग्रेजी लेखक थे ना, उनके बीच ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। उनके वर्क्स में हम लोग को ये सारा चीज़ देखने को मिलता है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। इट मार्क द एंड ऑफ एनलाइटमेंट, इट मीन्स ये प्रतीक है एनलाइटमेंट का, एंड का। एनलाइटमेंट जो है एक इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड था जो कि 17th-18th सेंचुरी के टाइम का था। एंड द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, इट मीन्स इसको रोमांटिसिज्म के बिगिनिंग के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन को। इट मीन्स रोमांटिक पीरियड जो है स्टार्ट हुआ था इस टाइम। आप लोग को पता होगा कि रोमांटिक पीरियड जो है वो 1798 में स्टार्ट हुआ, जब वर्ड्सवर्थ अपना फेमस वर्क लिरिकल बैलेड 1798 में पब्लिश किया ना, तभी से मेनली माना जाता है कि रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ। तो ना रोमांटिसिज्म के बिगनिंग का भी श्रेय जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन को दिया जाता है, क्योंकि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पीरियड था वो 1789 से 1799 के बीच का था। एज वेल एज द इमर्जेंस ऑफ ए न्यू लिटरेरी फॉर्म, साथ ही साथ यहाँ पे इमर्जेंस हुआ, इट मीन्स प्रकट हुआ एक नया साहित्यिक फॉर्म सच एज द नॉवल। इट मीन्स नॉवल का भी जो उदय हुआ ना, वो कहीं ना कहीं माना जाता है कि वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हुआ। द रिवॉल्यूशन ऑल्सो लेड टू ए रिनोवेड फोकस्ड ऑन इंडिविजुअलिज्म, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। मतलब क्रांति ने व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म इट मीन्स हो जाता है व्यक्तिवाद, फ्रीडम इट मीन्स स्वतंत्रता और समानता पर, रिनोवेट इट मीन्स हो जाता है एक नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया, विच वे रिफ्लेक्टेड इन लिटरेचर ऑफ द टाइम, जो कि उस समय के साहित्य में प्रतिबिंबित है। मैनी राइटर्स ऑफ द पीरियड, इट मीन्स उस समय के जो ढेर सारे राइटर्स थे, लेखक थे, सच एज जैसे कि सैटोब्रियान, स्टेंडल एंड विक्टर ह्यूगो, वे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रेवोल्यूशन। ये लोग सीधे तौर पर रेवोल्यूशन में इट मीन्स क्रांति में इन्वॉल्व थे, शामिल थे। एंड रोट अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस, और ये लोग अपने अनुभवों के बारे में अपने वर्क्स में लिखते थे। तो यहाँ पे जो है इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट है द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इट मीन्स फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ेंगे। इस वाले सेक्शन को ना आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो अगर स्पेसिफिक आपके एग्जाम में कॉजेज दैट मीन्स कारण के बारे में नहीं पूछा है फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड, तो ठीक है, पॉइंट वाइज 4-5 पॉइंट पे नॉर्मली लिख सकते हो। देयर वेयर सेवरल कॉजेज फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के इट मीन्स फ्रांसीसी क्रांति के ढेर सारे कारण थे। नंबर 1 उसमें है द फ्रेंच सोसाइटी कंसिस्टेड 3 ऑर्डर्स और स्टेट की। फ्रेंच सोसाइटी थी ना, वो डिवाइडेड थी या बनी हुई थी 3 ऑर्डर्स में, 3 व्यवस्था में, 3 स्टेट इट मीन्स 3 क्षेत्रों में। इसमें पहला है द क्लर्जी कंस्टिट्यूटेड द फर्स्ट स्टेट। जो क्लर्जी लोग होते थे, जो पादरी जो चर्च में पूजा करते हैं ना, उनसे पहला स्टेट बनता था। इट मीन्स सबसे ऊंचा उन लोग को पद दिया गया था, स्थान दिया गया था सोसाइटी में। द नोबिलिटी जो है इट मीन्स जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, जैसे कि एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, मर्चेंट, कंस्टिट्यूटेड द सेकेंड स्टेट। ये लोग सेकेंड स्टेट में आते थे, दूसरे क्षेत्र में हम लोग कह सकते हैं। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, और जो बाकी के लोग थे, बाकी की जो जनसंख्या बची ऑलमोस्ट 90%, जिसमें कि लगभग 90% लोग शामिल हैं, बिलोंग टू द थर्ड स्टेट। वो लोग तीसरे स्टेट से बिलोंग करते थे। इट मीन सबसे लोअर रैंक का माना जाता था उन थर्ड स्टेट में रहने वालों की, और उनकी संख्या 95% थी। द फर्स्ट 2 स्टेट्स इंजॉयड स्पेशल प्रिविलेज। पहले जो 2 स्टेट्स के लोग थे
क्लर्जी लोग जो थे और जो नॉबिलिटी से बिलोंग करते थे उन लोगों को ना स्पेशल इट मीन्स मुख्य प्रिविलेजेस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं विशेषाधिकार प्राप्त था, एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्स, और टैक्स पे करने से में भी इसको इन लोग को छूट दिया जाता था पहले 2 स्टेट्स के लोगों को। वाइल द थर्ड स्टेट, वहीं जो तीसरे स्टेट्स के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, सफर्ड अनटोल्ड माइजरी एंड पोवर्टी, ये लोग सफ़र करते थे, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सामना करते थे अकल्पनीय दुख का और गरीबी का। द कोर्ट ऑफ लुइस 16 का जो कोर्ट था इट मीन्स दरबार था, वॉज नोन फॉर इट्स एक्स्ट्रावैगेंस एंड पॉम्प। उनका कोर्ट लुइस 16 हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं, तो लुइस 16 का जो दरबार था ना वो अपने एक्स्ट्रावैगेंस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं फिजूल खर्ची के लिए, एंड पॉम्प इट मीन्स दिखावा के लिए, होता है ना ठाट बाट, उस चीज़ के लिए जाना जाता था। द किंग बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट ऑफ थ्योरी, राजा जो है दैवी अधिकार के सिद्धांत में विश्वास करते थे, एंड रूल्ड इज एन आर्बिट्रेरी मैनर, और मनमाने तरीके से रूल करते थे, शासन करते थे। इट मीन्स होता है ना किसी के सजेशन को नहीं मानना, अपने तरीके से शासन करना, तो जो लुइस 16 थे ना वो इसी तरीके से शासन करते थे, मनमाने तरीके से। बिसाइड्स क्वीन मैरी एंटोनेट, और इसके अलावा जो रानी थी क्वीन मैरी एंटोनेट जो कि लुइस 16 की वाइफ थी, वॉज एन एरोगेंट, वो एक अहंकारी थी, एंड इरिटेट द ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड मास, और वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करती थी, इट मीन्स परेशान करती थी पहले से निराश लोगों को। ए बंच ऑफ राइटर कम फिलोसोफर लाइक रूसो वॉलेटियर विथ देयर राइटिंग्स, इट मीन्स जो एक लेखकों का समूह था, राइटर्स का जो समूह था, जो कि राइटर्स के साथ साथ फिलोसोफर भी थे, जिसमें कि रूसो वॉल्टियर शामिल हैं, वे लोग अपने राइटिंग से इट मीन्स अपने लेखन से लेफ्ट एक्सरसाइज्ड ए ट्रेमेंडस इम्पैक्ट, ये लोग काफ़ी ट्रेमेंडस इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं, टू इग्नाइट द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, इट मीन्स लोगों में रेवोल्यूशनरी स्पिरिट इट मीन्स क्रांतिकारी भावना को प्रज्वलित करने में ना राइटर्स लोग जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। द अमेरिकन वॉर, फ्रांसीसी क्रांति से पहले इट मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले अमेरिकन वॉर हुआ, जो कि 1775 से शुरू होकर 1783 तक चला, ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका में भी जो वॉर हुआ था वो इंडिपेंडेंस के लिए, स्वतंत्रता के लिए ही हुआ था। ऑल्सो सप्लाइड द ऑक्सीजन टू द फ्रेंच पीपल, वो ना फ्रेंच पीपल को इट मीन्स फ्रांस के लोगों को ना ऑक्सीजन प्रदान करता। ऑक्सीजन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं ना कि सामने वाले को देख के मेरे अंदर भी वो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने का जज्बा आ गया, तो एक होता है ना वो प्रेरणा जो मिली ना फ्रेंच के लोगों को, वो लोग भी रेवोल्यूशन करें, क्रांति करें इंडिपेंडेंस के लिए, इक्वालिटी के लिए, वो अमेरिकन वॉर से ही उन लोगों को प्रेरणा मिली, ऑक्सीजन सप्लाई हुआ फ्रेंच के लोगों को। ठीक है, ये हम कारणों के बारे में, कॉजेज के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट है 3 फेजेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 फेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला फेज है द डॉक्ट्रिनल फेज, जिसको कि द एज ऑफ रूसो कहा जाता है। दूसरा फेज है द पॉलिटिकल फेज, जिसको कि द एज ऑफ रॉबस्पियर एंड डेंटन कहा जाता है। तीसरा फेज है द मिलिट्री फेज, जिसको कि द एज ऑफ नेपोलियन कहा जाता है। ऑल दिस फेजेस इट मीन्स ये सारे जो चरण है ना कंसिडरेबली इन्फ्लुएंस द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के रोमांटिक आंदोलन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किए। इट मीन्स इन सारे फेजेस का काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलता है इंग्लैंड के रोमांटिक मूवमेंट पे या फिर रोमांटिक पीरियड पे। ठीक है, तो ये 3 फेजेस के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, मेनली जो एग्जाम में यही पूछा जाता है, इम्पैक्ट ही पूछा जाता है। तो इस वाले सेशन को लगभग हम 3 पेज में डिस्कस कर रखे हैं। ठीक है, फिर कंक्लूजन वाला सेक्शन आ जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन द पीरियड ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल अपहील इन फ्रांस, मतलब फ्रांस में जो समय था फ्रांसीसी क्रांति के टाइम, सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का, नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द वे इंग्लिश राइटर्स व्यूड रेवोल्यूशन एंड सोशल चेंज, वो सिर्फ इसी चीज़ को प्रभावित नहीं करता कि जो अंग्रेजी के लेखक थे वो किस तरीके से रेवोल्यूशन इट मीन्स क्रांति को देखते हैं, एंड सोशल चेंज, और किस तरीके से सामाजिक जो बदलाव आया उस रेवोल्यूशन की वजह से, तो उसको किस तरीके से देखते हैं, सिर्फ इसी चीज़ पे प्रभाव नहीं डालता, बट ऑल्सो हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लिटरेरी स्टाइल। बल्कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से इंग्लिश राइटर्स के जो लिटरेरी स्टाइल है उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, थीम्स पे इट मीन्स विषय पे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, एंड द पोर्ट्रेयल ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स, और किस तरह से जो राइटर्स थे सोसाइटी को चित्रित करते थे, सोसाइटी के बारे में लिखते थे, और इंडिविजुअल्स इट मीन्स व्यक्तियों के बारे में लिखते थे अपने वर्क में ना, उस चीज़ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन इंग्लिश लिटरेचर, अगर अंग्रेजी साहित्य पे हम लोग सबसे महत्वपूर्ण इम्पैक्ट की बात करें, प्रभाव की बात करें कि क्या प्रभाव डालता है अंग्रेजी साहित्य पे फ्रेंच रेवोल्यूशन, वॉज इट्स रोल इन इंस्पायरिंग ए वेव ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल राइटिंग, की ये ना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ना जो राइटर्स थे ना वो पॉलिटिकल और सोशल कंडीशन के बारे में लिखने लगे थे, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति के बारे में अपने वर्क्स में डिस्कस करने लगे थे। राइटर्स सच एज, और लेखक जैसे कि विलियम ब्लैक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टूरेल कॉलरिज, ये सारे रोमांटिक पीरियड के ऑथर हैं।
एंड थॉमस पेन इंगेज्ड विद द आइडियाज एंड आइडियल्स ऑफ रेवोल्यूशन। ये सारे जो ऑथर हैं वो क्रांति के विचारों और आइडियल्स मीन्स आदर्शों से जुड़े थे। दिस राइटर्स वे आर नॉट ओनली इंस्पायर्ड बाय द रिवॉल्यूशनरी स्पिरिट, ये लेखक जो है सिर्फ रिवॉल्यूशनरी इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं क्रांतिकारी स्पिरिट, क्रांतिकारी भावनाओं से ही इंस्पायर्ड नहीं थे, प्रेरित नहीं थे, बट ऑल्सो ऑफ डीपली क्रिटिकल ऑफ द ऑपरेसिव रिज्म। लेकिन ये सारे जो राइटर्स हैं ना, लेखक जो है ना, वो ऑपरेसिव रिज्म इट मीन्स हो जाता है दमनकारी शासन की भी आलोचना करते हैं। दैट हैड लेड टू द रेवोल्यूशन इन द फर्स्ट प्लेस, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन हुआ इट मीन्स क्रांति हुई ना, उन सारे दमनकारी शासनों के भी जो है ये सारे राइटर्स हैं रोमांटिक पीरियड के, वो आलोचना करते हैं। एट द टाइम ऑफ रेवोल्यूशन इट मीन्स रेवोल्यूशन के समय, क्रांति के समय, वर्ड्सवर्थ वॉज ए यंग मैन, वर्ड्सवर्थ जो थे काफ़ी यंग थे, ऑफ ओनली 19, ये सिर्फ 19 ईयर के थे। इन द प्रिल्यूड, और वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है काफ़ी फेमस वर्क है प्रिल्यूड, जिसको 1850 में पब्लिश करवाया गया, मतलब वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद इस वर्क को पब्लिश करवाया गया, जो कि काफ़ी फेमस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम मानी जाती है वर्ड्सवर्थ की। ही डिस्क्राइब हाउ थ्रिल्ड ही वॉज बाय द ओकेजन, वो अपने पोएम द प्रिल्यूड में डिस्क्राइब करते हैं वर्ड्सवर्थ के वो कितने ज़्यादा थ्रिल्ड इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं व्याकुल थे, परेशान थे इस ओकेजन से, इस अवसर से, इट मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ही राइट्स, वो लिखते हैं, यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विद जॉय, फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स एंड ह्यूमन स्पिरिट सीमिंग बॉर्न अगेन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जब खत्म होने वाला था तो उस समय ये लाइन्स जो है वर्ड्सवर्थ यूज किए हुए थे अपने वर्क्स में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो हैड ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन लिटरेरी स्टाइल, की लिटरेरी स्टाइल पे भी जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालता है। द रोमांटिक मूवमेंट जो था विच इमर्जेड ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेवोल्यूशन, जो कि रेवोल्यूशन के टाइम ही हम लोग बोल सकते हैं प्रकट हुआ या फिर रेवोल्यूशन के बाद प्रकट हुआ, रिजेक्टेड द रैशनलिज्म एंड ऑर्डर ऑफ द इनलाइटमेंट। ये क्या करता है, रिजेक्ट करता है रैशनलिज्म को, रैशनलिज्म इट मीन्स हो जाता है तर्कवाद को, और ऑर्डर इट मीन्स व्यवस्था अनुशासन को, इनलाइटमेंट पीरियड के टाइम का। एंड इम्ब्रेस्ड इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं अपनाता है ए मोर इमोशनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच टू लिटरेचर, इट मीन्स साहित्य के प्रति अधिक इमोशनल इट मीन्स भावनात्मक और व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को अपनाता है। दिस शिफ्ट इन स्टाइल, और यही जो स्टाइल में बदलाव आया, कैन बी सीन इन द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, वो हम लोग वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के पोइट्री में इट मीन्स कविताओं में देख सकते हैं। हु सेलिब्रेटेड नेचर, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, जो कि सेलिब्रेट इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं प्रशंसा करते हैं नेचर की, इमेजिनेशन इट मीन्स कल्पना की, और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इट मीन्स व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में ये लोग लिखते हैं, व्यक्तिगत भावनाओं की प्रशंसा करते हैं। फर्दर मोर, इसके अतिरिक्त द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस द थीम एक्सप्लोर्ड इन इंग्लिश लिटरेचर, के इंग्लिश लिटरेचर में जिन थीम्स का, जिन विषयों का यूज़ किया जाता था ना, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है फ्रेंच रेवोल्यूशन का, इट मीन्स फ्रांसीसी क्रांति का। मैरी शैलीज फ्रैंकेनस्टाइन, मैरी शैली का वर्क जो है फ्रैंकेनस्टाइन, जिसको कि 1818 में पब्लिश करवाया गया, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, कैन बी सीन एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द फियर एंड अनसर्टेनिटी, इसको देखा जाता है रिफ्लेक्शन इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं प्रतिबिंब के रूप में, डर के प्रतिबिंब के रूप में, अनसर्टेनिटी इट मीन्स अनिश्चितता के प्रतिबिंब के रूप में, सराउंडिंग साइंटिफिक एंड सोशल प्रोग्रेस इन द वेक ऑफ रेवोल्यूशन, इट मीन्स क्रांति के बाद जो साइंटिफिक प्रोग्रेस इट मीन्स हम वैज्ञानिक जो विकास आया या फिर समाज में जो प्रोग्रेस आया ना, तो उस वजह से क्या क्या सोसाइटी को नुकसान हो सकता है ना, उसके डर के बारे में, उसके फियर्स के बारे में फ्रैंकेनस्टाइन में डिस्कस किया गया है। द नॉवेल एक्सप्लोर्स द डेंजर ऑफ द अनचेक्ड एम्बिशन, नॉवेल में व्याख्या की गई है अनचेक्ड एम्बिशन इट मीन्स अनियंत्रित महत्वाकांक्षाओं के डेंजर के बारे में, खतरा के बारे में, एंड द कंसिक्वेंसेज ऑफ प्लेइंग विद द फोर्स ऑफ नेचर, और नेचर की फोर्स इट मीन्स प्रकृति के शक्ति के साथ जो है प्ले करने पे इट मीन्स उसके साथ खेलने पे उसका क्या बुरा परिणाम हो सकता है ना, वो दिखाने की कोशिश की गई है मैरी शैली के वर्क फ्रैंकेनस्टाइन में। The revolution also had a profound impact on the portrayal of society and the individuals in literature, कि जिस तरीके से लिटरेचर में इट मीन्स साहित्य में पोर्ट्रे किया जाता था समाज को और इंडिविजुअल्स इट मीन्स व्यक्तियों को, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है रेवोल्यूशन की वजह से, क्रांति की वजह से। चार्ल्स डिकन फॉर इंटेंस, उदाहरण के लिए जो चार्ल्स डिकन हैं, डिपिक्टेड द हार्श रियलिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये अपने वर्क्स में ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इट मीन्स औद्योगिक क्रांति के ना हार्श रियलिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। हार्श रियलिटीज़ इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि कठोर या कठिन चुभने वाला वास्तविकता दिखाते हैं। द प्लाइट ऑफ द वर्किंग क्लास इन हिज नॉवेल्स, और अपने उपन्यासों में ना प्लाइट इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं दुर्दशा या फिर कितना बुरा स्थिति थी वर्किंग क्लास की, जो लोग काम करते थे उनका कितना गंदा सिचुएशन था ना, वो भी दिखाते हैं। सच एज ऑलिवर ट्विस्ट एंड ए टेल ऑफ टू सिटीज़, तो इन दोनों नॉवेल्स में ना जो चार्ल्स डिकन है वो वास्तविकता दिखाए हुए हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का क्या असर हुआ, और साथ ही साथ वर्किंग
क्लास के जो लोग थे उनकी कितनी ज़्यादा बुरी स्थिति थी। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो प्रॉम्प्टेड ए रिवैल्यूएशन ऑफ द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। इट मीन्स समाज में जो महिलाओं की भूमिका है उसके रिवैल्यूएशन, इट मीन्स उनके पुनर्मूल्यांकन को भी बढ़ावा देता है जो फ्रांसीसी क्रांति है। मैरी वुल्सनक्राफ्ट्स ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। मैरी वुल्सनक्राफ्ट का जो वर्क है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन आर्ग्यूड फॉर वुमेन राइट्स एंड एजुकेशन। ये मतलब डिस्कस करता है, बात करता है वुमेन के अधिकारों के बारे में, वुमेन के एजुकेशन के बारे में, साथ ही साथ चैलेंज करता है, चुनौती देता है पारंपरिक जेंडर रोल्स को। इट मीन्स जो लिंग के आधार पर लिंग जो मतलब डिफरेंस किया जाता था, अंतर किया जाता था ना, उस चीज़ को चुनौती भी देता है। मैरी वुल्सनक्राफ्ट का जो वर्क है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, इस पर ऑलरेडी हम वीडियो अपलोड कर रखे हैं। द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हैड ए लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन इन लिटरेचर। कि नारीवादी पर्सपेक्टिव, इट मीन्स नारीवादी दृष्टिकोण का साहित्य में महिलाओं के चित्रण पर अस्थायी प्रभाव पड़ा, लीडिंग टू मोर कॉम्प्लेक्स एंड एम्पावर्ड फीमेल कैरेक्टर्स। और साथ ही साथ लीडिंग, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ ना कि कॉम्प्लेक्स, इट मीन्स जटिल, और एम्पावर्ड, इट मीन्स सशक्त फीमेल कैरेक्टर्स का यूज़ किया जाने लगा इन द वर्क्स ऑफ जेन ऑस्टिन एंड ब्रॉन्टी सिस्टर एंड अदर्स। कि उस समय की जो फीमेल्स नॉवलिस्ट थी ना, वो लोग अपने वर्क्स में ना ऐसे कैरेक्टर्स का, ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स का यूज़ करने लगी जो कि एम्पावर्ड थी, इट मीन्स सशक्त थी, और कॉम्प्लेक्स इट मीन्स जटिल थी। तो यहाँ पे जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग कंक्लूजन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपका नोट्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इन ए नटशेल, इट मीन्स संक्षेप में, द इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑन इंग्लिश लिटरेचर वॉज प्रोफाउंड एंड मल्टीफेसेड। कि जो इम्पैक्ट, इट मीन्स प्रभाव देखने को मिलता है फ्रांस की क्रांति का इंग्लिश लिटरेचर पे, वो प्रोफाउंड है, इट मीन्स गहन है, और मल्टीफेसेड इट मीन्स बहुआयामी है। इट इंस्पायर्ड पॉलिटिकल एंड सोशल राइटिंग। ये इंस्पायर करता है राजनीतिक और सामाजिक राइटिंग को। इन्फ्लुएंस लिटरेरी स्टाइल एंड थीम, साथ ही साथ इन्फ्लुएंस प्रभाव डालता है साहित्यिक स्टाइल पे और थीम्स, इट मीन्स विषयों पे। एंड रिसेव्ड, इट मीन्स पुनः शेप प्रदान करता है द पोर्ट्रेयल ऑफ सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स इन लिटरेचर। कि किस तरीके से लिटरेचर में पोर्ट्रेयल में चित्रित किया जाता है सोसाइटी को, समाज को और इंडिविजुअल्स को, उस चीज़ को भी ये नए तरीके से रिप्रेजेंट करता है। द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, इट मीन्स जो क्रांतिकारी भावनाएं हैं, द टेंशन बिटवीन ऑर्डर एंड क्योस, और जो तनाव है अव्यवस्था और व्यवस्था के बीच, एंड द कॉल फॉर सोशल जस्टिस, और जो सामाजिक न्याय के आवाहन है, ऑल लेफ्ट ए लास्टिंग इम्प्रिंट। ये सारा चीज़ जो है लास्टिंग इम्प्रिंट हम लोग बोल सकते हैं, अमिट छाप छोड़ देता है ऑन द लिटरेरी लैंडस्केप, इट मीन्स साहित्यिक परिदृश्य पे, ऑन द लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी, आखिरी के 18th सेंचुरी में और शुरुआत के 19th सेंचुरी में। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में इस तरीके से बोल सकते हैं कि 18वीं सदी के अंत में और 19वीं सदी के प्रारंभ में जो है ना लिटरेरी लैंडस्केप पर अपनी अमिट छाप छोड़ देता है रेवोल्यूशनरी स्पिरिट, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं क्रांतिकारी भावनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट्स वाला सेक्शन खत्म हो गया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको इस नोट का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग को पता होगा कि 1 मई से हम सारे टॉपिक का पीडीएफ पेड कर दिए हैं, तो आपको एक टॉपिक के पीडीएफ के लिए 30 रुपीज़ पेड करना होगा। ठीक है, तो पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक, पीडीएफ के लिए इंस्टाग्राम का लिंक, और एक टेलीग्राम ग्रुप भी है हम लोग का, तो उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।